हेलो स्टूडेंट, धनंजय आईएएस एकेडमी के परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग सेल से संबंधित तथ्यों की बात करेंगे। यानी कि हम लोग इसमें सेल भी देखेंगे, टाइप ऑफ सेल भी देखेंगे, सेल ऑर्गेनेल की भी बात करेंगे, डीएनए की बात करेंगे, आरएनए की बात करेंगे, सेल डिवीजन की बात करेंगे। यानी ओवरऑल सेल से जुड़ी हुई बातें या डीएनए से जुड़े हुए क्वेश्चन या कोशिका के अंगों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इस क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग कर लेंगे। और 1 से 2 नंबर या किस्मत अच्छा रहा तो कभी कभी 4-5 क्वेश्चन भी इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस यहां पर देखना शुरू करेंगे कि सेल के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए हमारे पास कि सेल है क्या। तो सेल अगर हम लोग बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी। हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है और जब ये सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है और टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन और ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम और तब जाके बनती है बॉडी। इस तरह से हम लोग देखते हैं तो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल या फंक्शनल का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी की जो संरचना है, हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं, सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, ये सेल के ही अंदर तो चलते हैं। इसलिए हम लोग सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा 70वीं बीपीएससी में रहा भी है। साथ में बात ये आता है कि सेल का खोजकर्ता कौन है, सेल को खोजा किसने। तो सेल को खोजने वाले व्यक्ति हैं रॉबर्ट हुक साहब, जिन्होंने 1665 ईस्वी में सेल की खोज की। बट इनके द्वारा जो सेल खोजा गया वो सेल कैसा सेल था, तो डेड प्लांट सेल था। कैसा था, वो मृत पादप कोशिका थी। और इन्होंने सेल शब्द का प्रयोग अपनी लिखी हुई किताब में किया और इनके किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। यानी यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया और रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो माइक्रोग्राफिया। ये वही किताब है जिसमें सेल शब्द पहली बार लिखा गया था। आगे हम लोगों से बात होगा कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, तो सेल का खोज किसमें किया, तो इन्होंने सेल का खोज कॉर्क में किया। अब कॉर्क होते क्या हैं, तो बार्क ऑफ ट्री, ये पेड़ के छाल होते हैं। तो किस वृक्ष की छाल में इन्होंने खोजा था, तो ये ओक नाम के वृक्ष की छाल को कॉर्क कहा गया और इसी कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया। अब ये बात आती है कि लाइव सेल, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक साहब ने किया। और यहीं आगे चल करके जीवित कोशिका बैक्टीरिया कहलाई, इसलिए जीवाणु विज्ञान का पिता या माइक्रोबायोलॉजी का पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है। साथ में और भी क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं यहां से कि ऑल सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल किसके पास होती है, तो स्मॉलेस्ट सेल जो होती है ये माइकोप्लाज्मा के पास होती है, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और इसका साइज कितना है सेल का, तो 1.0 mm इसकी साइज होती है। लार्जेस्ट सेल की जब बात हो, सबसे बड़ी कोशिका तो ऑस्ट्रिच के अंडे की होती है और 170 mm होता है। ये भी बात याद रखनी है हम लोगों को। साथ में यह भी कि अब लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट सेल की बात होगी तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका नर्व सेल जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। क्लियर, तो ये सेल के बेसिक इंफॉर्मेशन हुए। यहां से एक क्वेश्चन पक्का रहा हम लोगों का। फिर हम लोग देखते हैं अगले पेज पर और अगला पॉइंट हम लोगों को क्विक रिवीजन सीरीज में क्या करना है, तो टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका के प्रकार दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। आम भाषा में समझना है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ विकसित नहीं बल्कि अविकसित कोशिका, अनडेवलप सेल, और यूकैरियोटिक का मतलब हुआ डेवलप सेल। यानी वो ऐसी कोशिकाएं जो विकसित नहीं है प्रोकैरियोटिक, और जो विकसित है वो यूकैरियोटिक। आम भाषा में यही समझना है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे ये सेल हो गया, तो सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, वो इनमें ऑब्सेंट रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट रहता है। डबल बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग
प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम 70S और 80S, दो तरह के राइबोसोम्स हैं, 70S और 80S। तो 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में और 80S पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। अब यहां पे हम लोग आगे जब राइबोसोम्स पढ़ेंगे तो वहां पे 70S क्या है, 80S क्या है, उसकी बात करेंगे। तो राइबोसोम 70S पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और 80S पाया जाता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में भी डीएनए है, यूकैरियोटिक में भी डीएनए है। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, डीएनए को बांध के रखता है, तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें जो कोशिकाओं का विभाजन होगा ये अमाइटोसिस, असूत्री विभाजन के द्वारा होगा, बल्कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन जो होगा वो माइटोसिस या मियोसिस होगा, यानी समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है। अगर प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया, जीवाणु हो गए, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, इसके इतने एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखने हैं। साथ में यहां पे सभी विकसित प्लांट और एनिमल, ऑल डेवलप प्लांट एंड एनिमल जो है वो यूकैरियोटिक के अंतर्गत काउंट होते हैं। क्लियर? तो इस स्लाइड्स को हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, तो उस पार्ट को हम लोगों को जानना है कि वो कौन से पार्ट हैं और उनके बारे में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं यहां पर पार्ट ऑफ सेल, तो हम लोग देख रहे हैं कि सेल के एक पार्ट की बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं, और दूसरी बात हो रही है प्रोटोप्लाज्म, जिसे जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य, और सेल वॉल, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चंस सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में कि सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन बोथ सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल। ये सेल मेम्ब्रेन बना किससे होता है, तो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि प्रोटीन और लिपिड नहीं देता है, तो उस समय याद रखेंगे कि ऑप्शन में फास्फोलिपिड भी रहेगा, तो आंसर दे देना है। यानी प्रोटीन और लिपिड से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बना होता है, और इसमें जो लिपिड होता है वो कौन सा लिपिड होता है, तो फॉस्फोलिपिड होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है, तो प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम आउटर अटैक। यानी जब सेल की बात करते हैं, कोशिका को देखते हैं, तो कोशिका ये हो गई, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर ये जो एरिया है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो साइटोप्लाज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि साइटोप्लाज्म क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया कि ये पूरे सेल को, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करने का काम होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा जो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म, तो ये जो हम लोगों ने बात किया साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस जो ही हम लोग बात करते हैं यहां पर कि यहीं पे हम लोगों को कुछ कोशिका के अंग पाए जाते हैं जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनिल के नाम से जानते हैं। तो यानी सेल के अंदर जो ये पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, और ये पार्ट जो है जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर के बनता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। और प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है ये पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये भी ध्यान रखना है, और ये सेमी लिक्विड मटेरियल होता है। यानी प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हक्सले नाम के साइंटिस्ट का एक स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। ये किसने कहा था, तो हक्सले ने कहा था। जब हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, और जीन पाए जाते हैं। जीन का खोजकर्ता भी याद रखेंगे, जॉनसन साहब हैं जीन के खोजकर्ता।
फिर हम लोग यहां पे देख रहे हैं अगला मेम्ब्रेन, अगला पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और हरे पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। इसे एक लाइन में पेप्टाइडोग्लाइकोन कहते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, हरे पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी पेप्टाइडोग्लाइकोन से मिलकर बना होता है। आगे हम लोग देखते हैं जब आगे के पॉइंट को, तो यहां पे हम लोगों को मिलता है कि सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किया। उनमें से कुछ मॉडल है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक मॉडल है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है 1972 में दिया गया और यह सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। सैंडविच मॉडल 1935 में दिया गया, डावसन और डेनियली यानी डावसन डेनियली के द्वारा दिया गया सैंडविच मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया 1959 में डेविड रॉबर्टसन के द्वारा। यानी कोशिका झिल्ली से संबंधित तीन मॉडल, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड मोजाइक मॉडल याद रखना है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1972, सैंडविच मॉडल 1935, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1959। ईयर भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना होगा हम लोगों को। फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिव एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को कोशिका के अंदर जाने देता है और कोशिका के बाहर जाने देता है, सेलेक्टिव मटेरियल को, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चयनात्मक और अर्ध पारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं किसे, तो सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहा है जो अक्सर अपने एग्जाम में देखा होगा और आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है कि जैसे हम लोगों ने बात किया सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन को हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि ये जो हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन बनाया है, तो ये मान के चलते हैं कि येलो वाला जो बाउंड्री है ये सेल मेम्ब्रेन का है। तो जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, अल्प पराशरी विलयन में डालेंगे, तो सॉल्यूशन अंदर जाना शुरू करेगा और कोशिका फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका फूल जाएगी जब कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। जब कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोशिका से मटेरियल बाहर निकलने लगेगा। इस कंडीशन में कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। और जब आइसोटोनिक यानी कोशिका के अंदर का सॉल्यूशन और बाहर का सॉल्यूशन दोनों समान सांद्रता का हो, तो न तो बाहर जाएगा न ही अंदर आएगा। अगर थोड़ा सा जाएगा भी तो थोड़ा सा अंदर भी आ जाएगा। यही कारण है कि जब हम लोग किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश फूल जाता है। अब फिर उसी फूले हुए किशमिश को चीनी के रस में, सिरका में डालते हैं, चाशनी में डालते हैं, तो फिर से सिकुड़ जाता है। पानी क्या है? हाइपोटोनिक, तो सेल के अंदर गया। और चाशनी क्या है? हाइपरटोनिक, तो सेल के अंदर से पानी बाहर चला गया। यही कारण है कि जब नदी वाली मछली समुद्र में जाती है, नदी वाली मछली जब समुद्र में जाती है तो मछली के बॉडी से पूरा पानी समुद्र में निकल जाता है और मछली सिकुड़ कर मर जाती है। अब वहीं अगर उल्टा देखें हम लोग की समुद्र वाली मछली अगर नदी में आएगी तो फूल करके मर जाएगी। समझे इस बात को? ये सब क्वेश्चंस भी यहीं से बनते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बेसिस पर। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। अब है सेल ऑर्गेनिल, कोशिका के अंग। कोशिका के अंग कौन कौन से हैं जो हमें याद रखना चाहिए? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स। अब यहां से क्वेश्चंस बीपीएससी का एकदम ये कह सकते हैं कि दुखती नस है ये, जिसको हम लोग यहां से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार आपने देखा होगा एग्जाम में कोशिका के अंग, उसके खोजकर्ता, इस तरह तो बीपीएससी का एकदम मेन पॉइंट है। तो उसको भी हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार एग्जाम में पूछा गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।
राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। और गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होता है जो कोशिका को संक्रमण से बचाता है। कभी कभी कोशिका को ही पचा जाता है, इसलिए इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, बशर्ते कि इसका नाम होना चाहिए डॉक्टर ऑफ सेल, लेकिन चला आ रहा है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, उसी को याद रखेंगे। अब यहां पे एक है वैक्यूल्स, जिसे रिक्तिका कहते हैं, इसे स्टोर रूम ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का स्टोर रूम कहते हैं किसको? वैक्यूल्स को, क्योंकि ये खनिज और मिनरल्स जिसे कहते हैं और पानी को स्टोर करने का काम करता है पौधों की कोशिकाओं में। अब यहां से माइटोकांड्रिया के खोजकर्ता कोलिकर साहब हैं, प्लास्टिज के खोजकर्ता हेकल साहब हैं, और राइबोसोम्स के खोजकर्ता जॉर्ज पैलाडे साहब हैं, और गोल्जी बॉडी के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी हैं। साथ में लाइजोसोम के खोजकर्ता डी ड्यूबे हैं, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोजकर्ता पोर्टर साहब हैं, और सेंट्रोसोम के खोजकर्ता बावेरी साहब हैं, और वैक्यूल्स के खोजकर्ता डुजार्डिन साहब है। तो ये खोजकर्ता तो एकदम आपके लिए महत्वपूर्ण है, VVI है, इसको तो याद आपको रखना ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले पॉइंट को देखेंगे, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल ऑर्गेनिल में जैसे माइटोकांड्रिया है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा हम लोगों ने। तो ये पावर हाउस ऑफ सेल क्यों है? तो ये सेल के अंदर पाया जाने वाला एक संरचना है जिसके अंदर ये इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं, अंगुली नुमा संरचनाएं रहती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी वही जगह होता है जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी जो वायु की उपस्थिति में श्वसन कंप्लीट होता है वो माइटोकांड्रिया के अंदर होता है, और इसी दौरान माइटोकांड्रिया में प्रोड्यूस होता है एनर्जी एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है, इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं, और इसी के कारण माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यही नहीं, माइटोकांड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए है। कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए। और माइटोकांड्रिया के डीएनए को एम्प्टी डीएनए के नाम से भी जानते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है। राइबोसोम्स भी खुद का है, आरएनए भी। राइबोसोम्स कैसा राइबोसोम्स? तो इसके पास 70S राइबोसोम पाया जाता है, और 70S राइबोसोम में दो सब यूनिट होते हैं, 50S और 30S। 50S और 30S दो सब यूनिट मिलकर बनाते हैं 70S, और 70S राइबोसोम पाया जाता है माइटोकांड्रिया में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और सबसे जंतुओं के कोशिकाओं का सबसे बड़ा ऑर्गेनिल कौन है? तो माइटोकांड्रिया है, इसलिए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिल इन एनिमल सेल। ये भी हम लोगों को बात याद रखना है माइटोकांड्रिया से। फिर हम लोग देख रहे हैं यहां पर प्लास्टिड की बात कर रहे हैं। तो प्लास्टिड क्या है? तो प्लास्टिड भी फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। कौन? तो कह सकते हैं कि प्लास्टिड। और ये 3 तरह के होते हैं, और सबसे बड़े सेल ऑर्गेनिल के अंतर्गत ये काउंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पहला टाइप, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस, वैसा प्लास्टिड जिसमें कलर नहीं, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, और वैसा प्लास्टिड जिसमें कलर है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। ये रेड कलर के हो सकते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट भी अपने पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का राइबोसोम्स रखता है। इसके पास भी जो डीएनए होता है ये सर्कुलर डीएनए होता है, और जो राइबोसोम्स होता है 70S राइबोसोम इसके पास भी होता है। तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया दो ऐसे सेल ऑर्गेनिल हुए जिनके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम्स है, और ये हरे रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पाया जाता है बच्चों क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का फार्मूला भी हमें याद रखना है, C55H72O5N4Mg। तभी तो बोलते हो कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इस फार्मूला में आसानी से दिख रहा है कि मैग्नीशियम धातु यहां पर पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन होगा
कि ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट पौधों के जड़ों में पाया जाता है, भूमिगत तना में पाया जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कहां? तो फूलों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है और बीजों में पाया जाता है। और ये कहां? तो पत्तियों में और पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। आगे है हम लोगों का कि ल्यूकोप्लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, जो कलरलेस प्लास्टिड होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज ऑफ फूड। और ये तीन तरह के होते हैं फूड को स्टोर करने के बेसिस पर, जैसे अमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च, इलायोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ फैट एंड लिपिड, अलेरियोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, या इसे प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी जो ल्यूकोप्लास्ट है वो तीन तरह के, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और साथ में एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। ये प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, इलायोप्लास्ट फैट का, और अमाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं किसका? स्टार्च का। अब दूसरा नंबर ऑर्गन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसीलिए है क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स होता है। अब यह है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर काम क्या है? तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है, फैट का सिंथेसिस करता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये प्रोटीन का मतलब एंजाइम्स, हार्मोन्स बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल लाइसोसोम। उसके अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम बनाता कौन है? तो एंजाइम ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो बनाते हैं। ये बात भी हम लोगों को साथ में याद रखना है। अगला ऑर्गन है जिसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की दो तरह के हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया। 80S यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब एस का मतलब आप समझेंगे तो एस का मतलब सेडबर्ग यूनिट होता है, यह वैज्ञानिक के नाम पर है। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को मेजर करता है कौन? एस। यहां पर यानी एस क्या है? तो सेडबर्ग यूनिट कहेंगे या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को मेजर करने वाला बोलेंगे, जो रहेगा वो आंसर कर देंगे। और 70S जो है ये 50S और 30S मिला करके बना है, और 80S जो है वो 60S और 40S मिलकर के बना होता है। ये दोनों सब यूनिट है, कभी ये पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। क्लियर? आगे हम लोग देख रहे हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स और फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम जब ह्यूमन स्पर्म को देखते हैं तो ह्यूमन स्पर्म के अगले भाग को ही कहते हैं एक्रोजोम, और ये एक्रोजोम बनाता कौन है? गोल्जी बॉडी। और इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको? गोल्जी बॉडी को। और गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े। और कैमिलो गोल्जी का रिलेशन ब्लैक रिएक्शन से होता है, और ब्लैक रिएक्शन का संबंध न्यूरॉन से होता है, तंत्रिका कोशिका से है, जिसके लिए कैमिलो गोल्जी साहब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आगे हम लोग देख रहे हैं लाइजोसोम, अगला ऑर्गन। लाइजोसोम क्या है? तो ये रेगुलेट करता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन को। सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड मटेरियल, एलियन मटेरियल लीन कर गया तो उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है? लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम मोस्टली कहां पाया जाएगा? फाइगोसाइटिक सेल। फाइगोसाइटिक सेल वैसी कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर में अनवांटेड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। या डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का भी काम यही है। और राइबोसोम्स ये काम किसी से पूछ के नहीं करता बल्कि खुद करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलाइसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम किस प्रोसेस से? तो ऑटोलाइसिस प्रोसेस से सेल के अंदर के संक्रमण को रोकता है। सेंट्रोजोम मोस्टली फाउंड इन एनिमल सेल। यह मुख्यतः एनिमल सेल में पाया जाता है, और कोशिका विभाजन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है सेंट्रोजोम का। वैक्यूल्स जो है ये मोस्टली फाउंड इन प्लांट सेल इन लार्ज साइज। पौधों की कोशिकाओं में बड़े आकार में पाया जाता है। जैसे ये पौधे की कोशिका हो गई तो इसका न्यूक्लियस साइड में, और ये बड़े आकार में रहते हैं। लेकिन एनिमल सेल में बहुत ही छोटे आकार में पाए जाते हैं। इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। मिनरल्स और वाटर को स्टोर करते हैं वैक्यूल्स, इसलिए इन्हें स्टोर रूम ऑफ सेल के नाम से हम लोग जानते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल के बाद। सेल के अंदर के वह पार्ट जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, यह न्यूक्लियस ही पूरे सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे शरीर को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, सेल को कंट्रोल न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं और यह ऑल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोजोम्स मिलेंगे, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए मिलेंगे, डीएनए के अंदर जीन मिलेंगे, यानी न्यूक्लियस इन सारी चीजों को अपने पास रखता है। अब हम लोग बात करेंगे क्रोमोजोम्स का। क्रोमोजोम्स क्या है? तो क्रोमोजोम्स जो है ये फिक्स नंबर में पाया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जैसे अब है नहीं कि मनुष्य में 46 क्रोमोजोम्स है, तो ऐसा नहीं है कि बचपन में कम था, उम्र बढ़ा तो बढ़ गया, वजन बढ़ा तो बढ़ गया। क्रोमोजोम्स की संख्या फिक्स होती है और ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। अगर सेम क्रोमोजोम एक साथ रहेंगे तो उसको होमोक्रोमैटिन कहते हैं, और जब अलग अलग क्रोमोजोम्स एक साथ रहेंगे तो इसे हेटेरोक्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। और ये बने होते हैं किससे? तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं कौन? तो क्रोमोजोम्स। आगे देखेंगे कि क्रोमोजोम्स की संख्या हम लोगों से पूछी जाती है, लेकिन सबका याद नहीं रखना है। जो पॉपुलर है, जिन पे कुछ रिसर्च हुआ है, उन्हीं के हमें याद रखना है। जैसे एस्केरिस में कितना क्रोमोजोम्स? 2 क्रोमोजोम्स। ड्रोसोफिला जिसे फल मक्खी कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं, 8 क्रोमोजोम्स। हाउस फ्लाई में कितने? 12 क्रोमोजोम्स। ह्यूमन में कितना? 46 क्रोमोजोम्स। गेहूं में कितना? 42 क्रोमोजोम्स। चावल में कितना? 24। चिंपैंजी में कितना? 48। इतने क्रोमोजोम्स तो आपको याद रख के ही एग्जाम हॉल में प्रवेश करना है। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि मनुष्यों में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोजोम्स पाया जाता है। ये 23 पेयर में से 22 पेयर जो हैं उन्हें ऑटोजोम या सोमैटिक क्रोमोजोम्स का नाम दिया गया है, यानी ये शरीर का निर्माण करने वाले क्रोमोजोम्स होते हैं। लेकिन एक पेयर जो है उसे हम लोग सेक्स क्रोमोजोम्स के नाम से जानते हैं। एक पेयर में सेक्स क्रोमोजोम कहेंगे उसे, या एलोजोम के नाम से जानेंगे। और ये अब है कि एक्स वाई है एक जोड़ा और एक जोड़ा है एक्स एक्स। तो जब एक्स एक्स की बात होगी तो ये फीमेल का निर्माण करता है, और एक्स वाई जब होगा तो मेल का। लेकिन इसी वाई के ऊपर एक जीन पाया जा रहा है, एस आर वाई जीन। एस आर वाई जीन का मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई, यानी वाई क्रोमोजोम्स के ऊपर में एक जीन है जिसका नाम है एस आर वाई जीन। और ये एस आर वाई जीन का काम क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिस फॉर्मेशन, पुरुषों में वृषण का निर्माण करना इसका काम होता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि एस आर वाई जीन वाई क्रोमोजोम्स पर होता है और ये टेस्टिस निर्माण का काम भी करता है। अगले स्लाइड को जब देखते हैं तो अब आ गया हम लोगों का बात डीएनए पर कि डीएनए क्या है। तो डीएनए की खोजकर्ता करने वाले व्यक्ति जो हैं वो है फ्रेडरिक मिशेल। डीएनए के खोजकर्ता कौन? बीपीएससी ने पूछा है, इसको याद रखेंगे। डीएनए के खोजकर्ता कौन? फ्रेडरिक मिशेल। अ मोस्ट पार्ट ऑफ डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस। डीएनए कहां पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ डीएनए न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। और भी कहा माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, जो साइटोप्लाज्म का एरिया होता है। और माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए केंद्रक के अलावा पाया जाता है। डीएनए में है क्या क्या? तो डीएनए की जब बात करेंगे तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है। डीऑक्सीराइबोस शुगर में 5 कार्बन एटम होते हैं, इसलिए इसे पेंटोज शुगर के नाम से जानते हैं। यानी डीएनए में कौन शुगर? तो पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर। और नाइट्रोजन के बेस होते हैं और प्लस फास्फोरिक एसिड होते हैं। इस बेस के 2 पार्ट, एक प्यूरीन और दूसरा पायरीमिडीन। कौन कौन? प्यूरीन और एक पायरीमिडीन। याद रखेंगे डीएनए के बेस 2 प्रकार के, प्यूरीन और पायरीमिडीन। प्यूरीन में 2 बेस, एडेनिन और गुआनिन, और पायरीमिडीन में 2 बेस, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन किससे? थाइमिन से। गुआनिन किससे? साइटोसिन से। ये बातें आपको एकदम याद रखनी है कि डीएनए के बेस में कौन कौन सी चीजें, तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एकदम याद करके एग्जाम देने हम लोगों को जाना है। अब बात होती है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने दिया, 1953 में दिया। इस खोज के लिए इन लोगों को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और इसी को, यानी इस फोटो को
फोटो 51 के नाम से भी जानते हैं। ये डबल हेलिक्स मॉडल जब आप देख रहे हैं तो यहां देख रहे होंगे कि इस एरिया में सुगर फास्फोरस यानी सुगर फास्फोरस इस एरिया में, और अंदर में देख रहे एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये ऐसे इसमें भरे हुए रहते हैं और यही कोड होते हैं हमारे शरीर के डीएनए का। आगे हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। मोस्ट पार्ट ऑफ आरएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्म, यानी आरएनए कहां है? साइटोप्लाज्म में है, और लेकिन कुछ आरएनए हम लोगों को न्यूक्लियस में भी मिलेगा। क्लियर? अब यहां पे आरएनए में क्या है? तो राइबोस सुगर, ये भी पेंटोस सुगर का एग्जांपल है। नाइट्रोजन के बेस इसमें भी है, फास्फोरिक एसिड इसमें भी है। सेम बेस है प्यूरिन और पाइरीमिडिन, एडिनिन और फिर गुआनिन, और यहां पे देखिए थायमिन की जगह आ गया यूरासिल। यानी डीएनए और आरएनए के बेस में क्या अंतर है? तो जहां डीएनए में थायमिन है वहीं आरएनए में यूरासिल होता है। बॉन्ड सेम, एडिनिन यूरासिल के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। यह भी बात हम लोगों को याद रख के ही एग्जाम हॉल में प्रवेश करना है। टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए दो तरह के होते हैं, एक जिसे हम लोग कहेंगे जेनेटिक आरएनए और दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए का मतलब कि वह आरएनए जो अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल रखा है, यानी वैसे जीव जिनके पास आरएनए ही काम कर रहा है डीएनए की तरह, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक आरएनए। और जेनेटिक आरएनए कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस में डीएनए नहीं है, आरएनए ही भी उसका जेनेटिक मटेरियल अपने पास रखा है। तो टोबैको मोजाइक वायरस के पास कैसा आरएनए? जेनेटिक आरएनए। बैक्टीरियोफेज वायरस के पास कैसा डीएनए? तो जेनेटिक आरएनए। अब यहां पे नॉन जेनेटिक आरएनए, ये अपने पास जेनेटिक मटेरियल कंटेन नहीं करते हैं, ये प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए का काम क्या है कि डीएनए के कोड को डिटेक्ट करना, और आरएनए टीआरएनए का काम होता है ट्रांसफर एमिनो एसिड, और आरआरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो वो प्रोटीन कौन? एंजाइम्स और हार्मोन्स ही तो है। ये कौन से प्रोटीन बनाएंगे? एंजाइम्स और हार्मोन। यहां से देखिए एकदम एक क्वेश्चन यहां से हम लोगों को लगभग पक्का रहता है कि जब डीएनए खुद से डीएनए बनाएगा, डीएनए बनाएगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन, और जब डीएनए आरएनए बनाएगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए प्रोटीन बनाएगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसलेशन। डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। ये हम लोगों को याद रखना है बातों को। आगे हम लोग देख रहे हैं सेल डिवीजन। सेल के लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वही प्रक्रिया है जिसके बारे में 1855 में बिरचो नामक वैज्ञानिक बताते हैं, और ये बोलते हैं कि कोई भी कोशिका कहां से आती है तो अपने पहले वाले ही कोशिका से विभाजित होकर के नई कोशिका बनती है। ये बिरचो साहब बताते हैं, और ये एक साइक्लिक प्रक्रिया होती है, चक्रीय प्रक्रिया होती है। चार तरह के सेल डिवीजन की बात होगी। पहला अमाइटोसिस जिसे असूत्री विभाजन कहते हैं, दूसरा बडिंग जिसे मुकुलन कहते हैं, तीसरा माइटोसिस जिसे समसूत्री कहते हैं, चौथा मियोसिस जिसे अर्धसूत्री कहते हैं। अब असूत्री विभाजन किस में? तो बैक्टीरिया में। असूत्री विभाजन किस में? बैक्टीरिया में। बडिंग किस में? हाइड्रा और ईस्ट में। देखे होंगे हर बार क्वेश्चन। बडिंग किस में? हाइड्रा और ईस्ट में। माइटोसिस किस में? तो सोमैटिक सेल में। शरीर की कोशिकाओं को सोमैटिक सेल कहते हैं, दैहिक कोशिका कहते हैं। और मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में, प्रजनन कोशिका में, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल में पाया जाएगा। कौन? तो मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब यहां पे माइटोसिस के बारे में हम लोग को जानना है कि माइटोसिस की खोज 1882 में कौन किए? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह सोमैटिक सेल में पाया जाता है। इस विभाजन में मातृ कोशिका संतति कोशिकाओं में टूट जाती है। मदर सेल डॉटर सेल में ब्रेक होती है। तो मदर सेल कितना डॉटर सेल बनाएगी? तो 2 डॉटर सेल बनाती है, और डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल के क्रोमोसोम्स के बराबर होती है। ध्यान रखेंगे, माइटोसिस डिवीजन सोमैटिक सेल में 1882 में खोज हुआ, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया। इसमें मदर सेल 2 डॉटर सेल में ब्रेक होता है। डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या मदर के क्रोमोसोम्स के इक्वल होती है। इस बात को ऐसे संक्षेप में समझ सकते हैं
कि माइटोसिस डिवीजन 4 फेज में कंप्लीट होता है। माइटोसिस प्रक्रिया कितने फेज में संपन्न होता है? 4। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज में कंप्लीट होता है माइटोसिस डिवीजन। सबसे ज्यादा समय लेता है प्रोफेज, इसलिए इसे कहते हैं लॉन्गेस्ट फेज। सबसे कम लेता है एनाफेज, इसलिए इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट फेज के नाम से जानते हैं। आगे ये हम लोगों ने बात किया है कि ये सेल है, ये डिवीजन होने के लिए तैयार होगी, अपने आप को प्रिपेयर करेगी। तो प्रिपेयर वाले फेज को कहते हैं इंटरफेज, रेस्ट फेज। रेस्ट फेज में 3 फेज होते हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। इसमें डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ताकि डिवीजन होगा तो डॉटर सेल को मिल सके। तो इसलिए देखिए इंटरफेज के बाद प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया और फिर मेटाफेज में सारे मटेरियल सेल के बीच में जमा हो गए। एनाफेज में अलग अलग न्यूक्लियस बनने लगा और टीलोफेज में नई नई कोशिकाएं 2 बन करके तैयार हो गई। अब देखिए अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स है तो इन दोनों में भी 46 है। क्लियर? आगे देखिए अगले डिवीजन की जब बात करते हैं हम लोग मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है 1905 में। यह वही साल है जिस साल बंगाल विभाजन भी हुआ था। अब बंगाल विभाजन रद्द हो गया लेकिन कोशिका डिवीजन चल रहा है। ये फार्मर और मुरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये रिप्रोडक्टिव सेल में केवल होगा। रिप्रोडक्टिव सेल बोले तो स्पर्म सेल और ओवम सेल में, यानी शुक्राणु और अंडाणु की कोशिकाओं में जो विभाजन होगा वो मियोसिस होगा। इसमें मदर सेल 4 डॉटर सेल में ब्रेक हो जाएगी और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो प्रत्येक डॉटर सेल में होगा वो आधा हो जाएगा मदर सेल के क्रोमोसोम्स का। और ये डायग्राम देख सकते हैं कि मदर सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, 4 डॉटर सेल बने और 23 आधा क्रोमोसोम्स हो गया। तो कैसा रहा क्विक रिवीजन सीरीज? इसमें एक चैप्टर नहीं बल्कि बहुत बड़े चैप्टर के समूह को, साथ में उससे रिलेटेड 10-12 टॉपिक को भी हम लोग डील करते हैं। तो अगला वीडियो आपको देखना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर क्विक रिवीजन सीरीज में 4-5 चैप्टर को समेट के रख देंगे, निचोड़ के रख देंगे, एग्जाम को फाड़ के रख देंगे आप लोग। थैंक यू।